एक्सरसाइज 11.3 में हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है वो है प्रूव द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, 4 साइडेड फिगर। इसको मैं लेबल कर लेता हूँ ए बी सी डी। तो हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट्स को हम लेबल कर लेते हैं। इसको मैं M1 कह देता हूँ, इसको M2, M3 और M4। तो M1, M2, M3 and M4 are midpoints of four sides। जो हमको प्रूफ करना है वो ये कि M1 और M3, M1, M3 and M4, M2 bisect each other। यानी कि ये जो दो लाइनें मैंने डॉटेड लाइन से मिलाई हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट पर मीट करती हैं वो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है। तो इसके लिए जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में मैं जॉइन करता हूँ M1 विद M4 और इसी तरीके से मैं जॉइन करता हूँ C विद B और M3 विद M2। तो मेरे पास M4 और M1 को मिलाने से ये वाली लाइन हासिल होगी, C और B को मिलाने से ये वाली लाइन हासिल होगी और M3 और M2 को मिलाने से ये वाली लाइन हासिल होगी। इसी तरह से अब मेरे पास अगर मैं M4 और M1 का लाइन सेगमेंट ले लूँ तो ट्राइंगल ACB में M4 M1 AC का CB का हाफ भी है और उसका पैरेलल भी है। तो अगर मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर ट्राइंगल ACB M4 M1 is half of CB। और ये हमारे पास थ्योरम जो है वो 11.3 के मुताबिक कि किसी भी ये अगर हम ट्राइंगल इसको ले रहे हैं तो अपोजिट साइड के दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने से M4 और M1 को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट हमको हासिल होगा वो तीसरी साइड का उसका हाफ भी होगा और उसका पैरेलल भी होगा। तो और इसी तरह से M4 M1 जो है वो CB के पैरेलल भी होगा। सिमिलरली जो M4 M3 M2 है वो भी CB के पैरेलल होगा अगर हम नीचे वाली ट्राइंगल कंसीडर करें, अनशेडेड को ट्राइंगल कंसीडर करें तो। इसलिए M4 M1 is parallel to M3 M2 क्योंकि बोथ पैरेलल हैं टू CB। अब हमने और आपस में उनको कॉन्ग्रुएंट भी कहा जा सकता है क्योंकि दोनों जो है वो CB का हाफ है। तो M4 M1 के पैरेलल है,
M4 और M1 अगर M3 और M2 के पैरेलल हैं तो हमारे पास M4, M1, M3 and M2 is a parallelogram. क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को जो है वो हमने पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया, तो ये जो है हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गई। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो M4, M2 और M1 और M3 इसके डायगोनल्स हो गए, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हेंस इसका जो रीज़न देंगे कि वन पेयर तो यहाँ पे जो हमारे पास M4, M1 को M3, M2 का हमने पैरेलल कहा, तो बोथ पैरेलल टू CP, और M4, M1, M3, M1 is a parallelogram, one pair of opposite side जो है वो पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट भी वो हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो CP का हाफ है। इस हिसाब से जो हमारे पास इस ट्रायंगल में, इस फिगर में M1, M3 एंड M4, M2 form diagonals of parallelogram M1, M2, M3 एंड M4। और हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हेंस बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने जो साबित करना था कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर, मैंने इसके 4 साइडों के मिड पॉइंट्स ले लिए। उसके बाद M1 को M4 के साथ मिलाया, C को B के साथ मिलाया, M3 को M2 के साथ मिलाया। M4, M1 CB का हाफ भी है, पैरेलल भी है। M4, M3 भी, M3, M2 भी CB का हाफ भी है, पैरेलल भी है, अगर ऊपर की हम शेडेड और नीचे की अनशेडेड ट्राइंगल कंसिडर करें। इस लिहाज से M4, M1, M3, M2 का पैरेलल भी हो गया और दोनों आपस में बराबर भी हो गए, क्योंकि वो CB के दोनों पैरेलल भी हैं और उसका हाफ भी हैं। इस हिसाब से M4, M1, M3, M2 जो है वो एक पैरेललोग्राम साबित हो गई, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो हमने कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल साबित कर दिया। इसके बाद हमारे पास M1, M3 और M4, M2 जो है वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बनाते हैं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो चूँकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने साबित कर दिया कि M1 और M3 जो है वो एक दूसरे के मिड पॉइंट्स पर, जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, जो कि हमारे थ्योरम की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो पिछले जो क्वेश्चन था उसमें 4 साइडेड फिगर थी क्वाड्रिलेटरल, लेकिन यहाँ पे वो 4 साइडेड फिगर क्लियरली मेंशन की गई है कि ये एक रेक्टेंगल है। इस हिसाब से ये जो हम ABCD मैं इसको लेबल कर रहा हूँ, तो AB और DC आपस में इक्वल हैं, AD और BC आपस में इक्वल हैं, और एंगल ABC और D 90 के भी हैं। और दूसरी बात जो कि हमको क्लियरली मेंशन की गई हिंट में कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये है कि अगर DB डायगोनल है और AC भी डायगोनल है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो गिवन में हम इस हिंट को जो है वो ख़ास तौर पर उसका जिक्र कर लेते हैं कि फॉर ABCD रेक्टेंगल diagonals AC and BD
और कॉन्ग्रुएंट। इसके हिसाब से अब हमारे पास जो साइड के मिड पॉइंट्स हैं उनको भी हम लेबल कर लेते हैं। इसको मैं M1, इसको M2, इसको M3 और इसको मैं M4 कह देता हूँ। लेबलिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स M1, M2, M3 एंड M4। वैसे ये कंस्ट्रक्शन में आ गया, लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी कन्वेंशन कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ ये करना है कि जो M1 और M2 हैं और M4 और M3 हैं, M1, M2 जो है वो एंड M1 और M3 और M4 and M2 bisect each other and are perpendicular to each other. पिछले एक जो हमारे पास क्वेश्चन 1 था उसमें हमने सिर्फ बाइसेक्शन प्रूव करना था। यहाँ पर हमने ये प्रूव करने के यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उसकी खातिर जो हमारी कंस्ट्रक्शन का स्टेप है, पिछले सवाल की तरह M4 को M1 के साथ ज्वाइन कर देते हैं, M3 को M2 के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और इसी तरीके से जो हमारे पास M4 जो है वो M3 के साथ भी ज्वाइन हो सकती है। फ़िलहाल अगर मैं ज्वाइन करूं M4 विथ M1, ज्वाइन D विथ B, जो कि ऑलरेडी हमने ज्वाइन किया भी हुआ है डॉटेड लाइन से, और ज्वाइन M3 विथ M2, तो हमारे पास M4 M1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा M3 M2 के, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट एंड both are congruently parallel and half of dB। ऊपर के ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करें, यानी कि इस ट्राइंगल को, और नीचे के ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करें, तो दोनों ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड जो हैं वो तीसरी साइड के कॉन्ग्रुएंट पैरेलल और उसका हाफ होंगे। लिहाजा M4 M1 को M3 M2 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो देयरफॉर या सिमिलरली M4 M3 is congruent to M3 M2, तो M4 M1 M2 M3 form a parallelogram। क्योंकि अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हो गई, तो हम इसको यहाँ से फ्रॉम 1 and 2। अब अगर ये हमारे पास पैरेलल हो गई, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे हमारे पास M4 M2 जो है और M1 M3 जो है, इस रेक्टेंगल के इस 4 साइडेड फिगर के चूँकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, लिहाजा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब जो काम रह गया है वो इन दोनों को एक दूसरे का परपेंडिकुलर साबित करना है। तो डायगोनल्स ऑफ
parallelogram bisect each other, और अब उनको एक दूसरे का परपेंडिकुलर साबित करने की खातिर अगर मैं ट्राइंगल M1 M2 और इनका जो कॉमन मीटिंग पॉइंट है O, जहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे जो ट्राइंगल बन रही है उसको कंपेयर करूँ ट्राइंगल M3 M2 एंड O, तो मेरे पास M1 O जो है वो कॉन्ग्रुएंट है O M3 के। यह भी हमने प्रूफ किया कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास OM2 जो है वो दोनों में कॉमन है, और इसके बाद हमारे पास जो M1 M2 है वो कॉन्ग्रुएंट है M2 M3 के। बोथ आर halves of congruent diagonals of rectangle। चूंकि M1 M2 जो है वो AC का हाफ है और M3 M2 जो है वो BD का हाफ है, और दोनों डायगोनल्स रेक्टेंगल के डायगोनल्स होने की वजह से आपस में इक्वल हैं, लिहाजा उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास, यानी कि ये जो हमको हिंट क्वेश्चन में गिवन है उसका फ़ायदा यहाँ पर यह है कि हम इस ट्राइंगल को और ये जो नीचे ट्राइंगल है उसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं तो जब हमने तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी, तो देयरफॉर ट्राइंगल M1 M2 O is congruent to triangle M3 M2 and O and side congruent to side। तो साइड थ्योरम के मुताबिक हमारे पास ये जो डार्क शेड में ट्राइंगल है वो नीचे वाली ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई, यानी कि M1 O M2 और M3 O M2 ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास एंगल M1 O M2 और एंगल M3 O M2 ये आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। तो देयरफॉर जो एंगल है M1 O M2 is congruent to M1 O M2 is congruent to angle M3 O M2, और इसका रीज़न क्या देंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग चलिए मैं इसके साथ इसका रीज़न लिख देता हूँ, जगह नहीं है। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी हमने चूंकि साबित किया कि ये वाली जो ट्राइंगल है M1 O M2 और M3 O M2 ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, लिहाजा इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर होने चाहिए। लेकिन ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एक लाइन पर भी बन रहे हैं, यानी कि M1 O M2 और M3 O M2 ये एक ही लाइन पर, यानी कि M1 M3 पर बन रहे हैं, लिहाजा सप्लीमेंट्री हुए। तो एंगल M1 O M2 प्लस एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल M3 O M2 ये 180 डिग्री के बराबर होंगे,
क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक ही लाइन पर बनने। तो दोनों बातें जब उसी सूरत में पूरी हो सकती हैं जब ये दोनों 90-90 के हों। तो हमारे पास अगर एंगल M1 O M2 और एंगल M3 O M2 आपस में इक्वल भी हैं और इनका सम भी 180 है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं देयरफॉर M1 O M2 therefore measurement of angle M1 O M2 and measurement of angle M3 O M2 ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के इक्वल होने के लिए और इन दोनों के सम को 180 होने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो 90 के हों। जब ये 90 के हो गए, प्रूव हो गए, तो फिर हमारी बात के जो M1 M3 और M4 M2 ये एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे हैं वो पूरी हो गई। तो हैंस लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स of rectangle are perpendicular to each other. तो इस तरीके से हमने दोनों बातें पूरी कर दी। फिगर को हम एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं। हमारे पास ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है, M1 M2 M3 M4 इनके मिड पॉइंट्स हैं, और हमको ख़ास तौर पर ये बताया गया कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं यानी कि AC और BD ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर मैं M4 M1 को मिलाता हूँ तो ये DB का हाफ भी होगा, पैरेलल भी होगा। इस तरीके से M3 M2 DB का हाफ भी होगा, उसका पैरेलल भी होगा, लिहाजा M4 M1 M3 M2 के बराबर हो गया। इसी तरीके से हम ये भी साबित कर सकते हैं कि M1 M2 जो है वो M4 M3 के जो है वो इक्वल भी है और उसके पैरेलल भी है, क्योंकि ये दोनों भी AC के पैरेलल हैं और उसका हाफ भी हैं। तो M1 4 M3 M2 जो है ये पैरेललोग्राम साबित हो गई। पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लिहाजा M1 M3 और M4 M2 जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये थ्योरम का आधा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा प्रूफ करने के लिए कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, हमने ट्रायंगल कंसिडर किया M1 O M2 और M3 O M2। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं साइड थ्योरम से। M1 O M3 O के बराबर है, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया कि डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम M4 M1 M2 M3 बाइसेक्ट ईच अदर। तो M1 O M3 O के बराबर, O M2 दोनों में कॉमन है। M1 M2 जो है वो AC का हाफ है और M3 M2 DB का हाफ है, लेकिन हमें चूँकि क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि डायगोनल DB और डायगोनल C आपस में इक्वल हैं, लिहाजा इनके हाफ यानी कि M1 M2 और M3 M2 ये भी आपस में इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे तो फिर M3 M2 M1 M2 के इक्वल होने के बाद साइड थ्योरम से ये ऊपर की डार्क शेडेड ट्राइंगल इस नीचे की ट्राइंगल M3 O M2 के बराबर हो गई, लिहाजा एंगल M1 O M2 और एंगल M3 O M2 ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। लेकिन ये दोनों एक लाइन पर भी हैं और बराबर भी हैं, तो इनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से 180। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब दोनों एंगल्स 90 के हों। तो जैसे हमने साबित किया कि M1 O M2 और M3 O M2 90-90 के हैं, तो ये भी प्रूव हो गया कि M1 M3 और M4 M2 जो है वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो पहले हमने उनको इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस को एक दूसरे का बाइसेक्टर साबित किया, और अब जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी साबित कर दिया, लिहाजा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया कि प्रूव लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ये ट्राइंगल है, one side and parallel to the other side of a triangle also bisect the third side। अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है और इसको मैं ABC लेबल कर देता हूँ, तो गिवन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि A और B के मिडल में है, और ये
यहाँ से जो लाइन पास हो रही है वो BC के पैरेलल है। तो गिवन ये है कि फॉर ट्राइंगल ABC PAP is congruent to BP and P इसको D कर देते हैं क्योंकि C तो इस्तेमाल हुआ है। PD is parallel to BC। तो इस लाइन सेगमेंट PD को हमने BC के पैरेलल खींचा है। जो हमको प्रूफ करना है वो ये है कि AD is congruent to DC। अब इसमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन का स्टेप है, कंस्ट्रक्शन में मैं ये करता हूँ कि D और यहाँ पे Q लगा देता हूँ। ड्राइंग DQ पैरेलल टू PP। अब हमारे पास प्रूफ में जो 4 साइडेड फिगर बन रही है PDQB, उसमें PD इज पैरेलल टू BQ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। सॉरी, ये हमको गिवन है क्योंकि PD जो है वो BQ के पैरेलल, ये हमको गिवन है। और PB को हमने पैरेलल खींचा है DQ के। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। Therefore PDBQ is a parallelogram। अब अगर क्योंकि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो फिर ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गई। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास एंगल B है वो एंगल D के बराबर हो गया, एंगल P जो है वो एंगल Q के बराबर हो गया। अब जो है हम AD को DC के इक्वल प्रूव करने की खातिर ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल DQC इनको कंसिडर करते हैं और इसमें हमारे पास जो कुछ आपस में बराबर है उसको हम जो है वो चेक करते हैं। तो DQ जो है ये इस ट्राइंगल में AP कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि AP और DQ जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों PB के कॉन्ग्रुएंट है। DQ PB के इसलिए कॉन्ग्रुएंट है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, और AP और PB जो है वो हमको गिवन है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बोथ कॉन्ग्रुएंट टू AP PB। दूसरी चीज़ जो कि दोनों में कॉन्ग्रुएंट है वो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा, इसको अगर मैं एंगल 1 कह दूँ और इसको मैं एंगल 2 कह दूँ, तो मेरे पास पहले ट्राइंगल का एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। उसकी वजह यह है कि BQ या BC जो है वो चूँकि PD के पैरेलल है और ये AC उनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। और इसके साथ में हम ये भी बता देते हैं कि जी PD जो है वो हमने BC के पैरेलल लिया, और BC या BQ एक ही बात है क्योंकि Q भी उसी लाइन पर है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं एंगल 3 ले लूँ,
और यहाँ पे मैं अगर एंगल 4 ले लूँ तो एंगल 3 जो है ए डी सी का, अच्छा फिर मुझे यहाँ पे 4 पहले लिखना चाहिए क्योंकि डी ए सी के मैं एंगल पहले लिख रहा हूँ। तो एंगल 4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के। और यहाँ पे भी उसकी जो वजह है वो ये कि बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। अब एंगल 4 एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट क्यों है, कॉरिस्पॉन्डिंग। एंगल 3 एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट क्यों है, यहाँ पे भी ये जो है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि पी बी और डी क्यू आपस में पैरेलल हैं तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल और नीचे अनशेडेड ट्राइंगल, इसमें दो एंगल्स और एक साइड ए पी और जो डी क्यू है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी क्यू सी, और इसका रीज़न हम देंगे एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड। अब हमारे पास उसके हिसाब से ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी कॉरिस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। तो इस हिसाब से हमने जो है वो AD और DC को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, जो कि हमारा टू प्रूफ था। दोबारा से समझ लेते हैं। ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है जो गिवन है कि आप AB के मिड पॉइंट P से एक ऐसी लाइन खींचें जो कि तीसरी साइड BC के पैरेलल हो, लिहाजा PD BC के पैरेलल है। जो साबित कर ये चीज़ हमको गिवन है। जो साबित करना है, जो टू प्रूव है, वो ये कि ये जो PD हमने खींचा है ये तीसरी साइड AC को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया कि DQ ऐसी लाइन खींची जो कि AB या PB के पैरेलल है, लिहाजा PD और BQ एक पैरेललोग्राम हो गई क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल हैं। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि APD और DQC इसको आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल साबित कर दूँ। तो उसके हिसाब से चूँकि हमारे पास DQ और P आपस में बराबर हैं क्योंकि ये दोनों PB के बराबर हैं, DQ PB के बराबर है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम AP और PB आपस में बराबर हैं गिवन, लिहाजा चूँकि दोनों PB के बराबर हैं इसलिए ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं क्योंकि आपने PD BQ या BC के पैरेलल हमको गिवन है, लिहाजा 1 और 2 आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। 3 और 4 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट बनते हैं क्योंकि 3 और 4 दोनों एंगल B के बराबर बनते हैं। 3 भी B का कॉरिस्पॉन्डिंग है और 4 भी B का कॉरिस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं और ये लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। तो एंगल एंगल साइड थ्योरम के हिसाब से APD और DQC आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AD और DC कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन गए। और यही हमको प्रूव करना था कि AD और DC आपस में इक्वल हैं, या ये जो हमने लाइन खींची है PD वो AC को तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है।